Hello everyone, welcome to EduTap. So today we'll be starting the topic Essentials of Contract and ये जो लेक्चर है हमारा कैप फाउंडेशन सीरीज का पार्ट है जिसमें हर हफ्ते मंडे टू सैटरडे हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के कुछ टॉपिक डिस्कस करते हैं और हर टॉपिक के एंड में हम उससे रिलेटेड MCQs भी डिस्कस करते हैं एंड दिस वीडियो प्रीमियर्स एट 7 PM एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. तो कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट में जब एनफोर्सेबिलिटी भी ऐड हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. अगर एक अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है. तो इसका क्या मतलब है? सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अग्रीमेंट होते हैं लेकिन सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं. वही अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज का होना ज़रूरी है, मिनिमम दो पार्टीज का होना ज़रूरी है. और अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? अगर वो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करे. जैसे कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट हो दोनों पार्टीज के बीच में तो दोनों पार्टीज का फ्री कंसेंट होना चाहिए. आप किसी से ज़बरदस्ती साइन करवा के कॉन्ट्रैक्ट पे उसे वैलिड नहीं बना सकते हैं. ठीक है, तो फ्री कंसेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसके बाद दोनों पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए हैं. लॉ में जिन्हें कॉम्पिटेंट बोला गया है वही लोग ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं. जैसे कि अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए है, माइनर नहीं होने चाहिए है एंड दे शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. उसके अलावा जो कंसिडरेशन है वो भी लॉफुल होना चाहिए. हमेशा एक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कंसिडरेशन होता है. अगर आप मुझे अपनी कार बेचेंगे उसके बदले में मैं आपको पैसे दूंगी, तो ये जो अदला बदली है ये लॉफुल होनी चाहिए है. ठीक है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का वो भी लॉफुल होना चाहिए. आप बैंक रॉबरी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि बैंक रॉबरी एक लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इलीगल है. उसके बाद कोई भी ऐसी चीज को लेके कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं जो कि स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा गया हो कि ये वॉइड है, इस चीज से रिलेटेड आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो. तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं बहुत जरूरी हैं. ठीक है, तो जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे पर्सन से वो कंसेंट लेने के लिए पहले एक प्रपोजल रखेगा. ठीक है, अगर मुझे आपसे कार खरीदनी है तो मैं आपके सामने पहले प्रपोजल रखूंगी कि आप मुझे अपनी कार बेचिए और मैं आपको उसके बदले में पैसे दूंगी. तो एक पर्सन प्रपोजल रखेगा और जब व्हेन अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, जिसको प्रपोजल दिया गया, जैसे मैंने आपको बोला कि आप मुझे अपनी कार बेच दो और वो अपना कंसेंट दे दे, तब हम मानते हैं कि प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया है. प्रपोजल प्रॉमिस तब बनता है जब उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए. मैंने आपके सामने प्रपोजल रखा, आपने एक्सेप्ट कर लिया, फिर वो प्रॉमिस बन जाता है. ठीक है, तो जो पर्सन प्रपोजल रख रहा है वो है प्रॉमिसर और जो एक्सेप्ट कर रहा है उस प्रपोजल को वो प्रॉमिसी होता है. अगर राम ने श्याम को बोला कि तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है, तुम से मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूं, तो राम है प्रॉमिसर और श्याम है प्रॉमिसी अगर वो इस अग्रीमेंट को, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है. जो एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर है, अगर श्याम उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनकंडीशनल होनी चाहिए है. एंड यहाँ पे कंसेंसस एड आइडम होना चाहिए है, यानी कि दोनों पार्टी सेम चीज के लिए अग्री कर रही हैं. ऐसा नहीं हो सकता कि राम बोल रहा है मैं तुम्हारी कार खरीदना चाहता हूँ, श्याम ने एक्सेप्ट कर ली. श्याम बात कर रहा है अपनी वैगनार की और राम के दिमाग में क्या है? श्याम की i10. तो दोनों जो है सेम सेंस में नहीं समझ रहे हैं. कार तो समझ रहे हैं वो, लेकिन श्याम के दिमाग में उसकी वैगनार चल रही है, राम के दिमाग में चल रहा है कि श्याम अपनी i10 बेचने के लिए राजी हो गया है. ठीक है, तो एक कंसेंसस एड आइडम नहीं हुआ. कंसेंसस एड आइडम होना जरूरी है, यानी कि दोनों सेम चीज को सेम सेंस में समझ रहे हैं. अगर वो नहीं है तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है. उसके बाद सोशल नेचर का अग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है. लीगल रिलेशनशिप जहां पे क्रिएट होती है वहां पे कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो अग्रीमेंट्स ऑफ सोशल नेचर एज दे डू नॉट कंटेम्पलेट लीगल रिलेशनशिप आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि एक हस्बैंड ने अगर अपनी वाइफ को बोला कि मैं हर महीने तुम्हें 3,000 रुपये दूंगा,
ठीक है। तो उसके बाद दोनों में झगड़ा हो जाता है, दोनों में डिवोर्स हो जाता है एंड फिर वो कोर्ट में जाते हैं और वाइफ बोलती है कि इसने मुझे बोला था कि ही विल बी पेइंग मी 3000 रुपीज बट ही इज नॉट पेइंग मी। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला ये एक सोशल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट था, पहले कहीं पे भी तुम्हारे मन में भी नहीं था, ना ही तुमने कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का सोचा था, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, तो सोशल नेचर का नहीं होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए। और जो अग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। देखो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं उनमें रिटर्न होना ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न ही हो। इवन कुछ एरियाज में ओरल अग्रीमेंट्स को भी कॉन्ट्रैक्ट माना जा सकता है। ठीक है, तो नॉर्मली हमने देखा है जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वहाँ पे वैलिड कंसिडरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट देयर आर सर्टेन इंस्टांसेस जहाँ पे बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। जैसे कि जब नेचुरल लव एंड अफेक्शन के तौर पे कोई अग्रीमेंट हो, अगर आपके फादर अंडर कॉन्ट्रैक्ट आपको अपनी कार दे देते हैं तो वो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन दे रहे हैं बिकॉज वो आपके फादर हैं, तो वो एक वैलिड कंसिडरेशन के बिना भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। दोनों पार्टीज नियर रिलेशन में होने चाहिए, फादर सन है, नियर रिलेशन है, और ये राइटिंग में और रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो सकता है। जो ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का वो लॉफुल होना चाहिए है। आप किसी ऐसी चीज पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं जो कि पॉसिबल ही ना हो। अगर एक पर्सन की डेथ हो गई और दूसरा पर्सन बोले उसके रिलेटिव को कि मैं तुम्हारे रिलेटिव को जिंदा कर सकता हूं अगर तुम मुझे 1 लाख रुपीस दे दो, वो ये कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में कर लें, तो ये इसका ऑब्जेक्ट ही इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड होगा, बिल्कुल भी लीगल नहीं होगा, उसे नहीं मान्यता मिलेगी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं पार्टीज दे शुड बी लीगली कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे जिसने भी एज ऑफ मेजोरिटी अटेन कर ली है इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अंदर, यानी कि 18 एंड अबव, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं एंड दे शुड बी ऑफ साउंड माइंड, साउंड माइंड के होने चाहिए है एंड दे शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ टू कॉन्ट्रैक्ट। मान लो अगर एक पर्सन जो है उसे मेंटल इशू है जिससे बीच बीच में वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, बीच बीच में साउंडनेस भी रहती है माइंड की, कई बार ठीक भी हो जाता है, कई बार बीमार हो जाता है, तो जो उसका ठीक माइंड वाला सिस्टम है, टाइम है जब वो साउंड माइंड का है, उस पीरियड के दौरान वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। मान लो किसी को दिन में 3-4 घंटे होश आ जाता है, उसकी साउंडनेस ऑफ माइंड वापस आ जाती है, बाकी के जो घंटे हैं उसका अनसाउंड रहता है वो, तो जो साउंड 4 घंटे हैं उनमें वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। A dash is said to be free when the parties to the contract agree to the same thing in the same sense. Consent, contract, agreement और law. तो यहाँ पे consent is said to be free. Consent को free माना जाता है जब दोनों पार्टी सेम चीज को सेम सेंस में समझ रही हैं, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है a person who makes a proposal, जो प्रपोजल कर रहा है वो कौन है? श्योरिटी, गारंटर, प्रोमिसर या फिर प्रिंसिपल डेटर। तो काफी इजी है, उसे प्रोमिसर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट कौन सी है? ए एंटर्स इनटू एन अग्रीमेंट विद बी टू रॉब सी। ए और बी आपस में अग्रीमेंट में आते हैं कि हम सी को रॉब करेंगे और पैसे को शेयर कर लेंगे। अब बी जो है सारा पैसा लेके चला जाता है और ए जो है बी के अगेंस्ट केस करता है कि इसने चोरी का पैसा मेरे साथ बांटा नहीं है, हमने तो कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो ये तो गलत है, वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऑब्जेक्ट ही लॉफुल नहीं है। ठीक है, तो ये तो करेक्ट नहीं है। Mr. X aged 17 can enter into an agreement with Mr. Y aged 25 to buy a car. ये गलत है क्योंकि ये अभी कॉन्ट्रैक्ट करने की एज में नहीं हुआ है। तो एक और पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो माइनर है उसका लीगल गार्डियन उसके तरफ से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ओके, माइनर खुद नहीं कर सकता है। अगला स्टेटमेंट ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड ओनली व्हेन द पार्टी टू हुम द प्रपोजल इज मेड एक्सेप्ट्स द प्रपोजल। ये बिल्कुल सही है। कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा कि एक ने प्रपोजल रखा, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, तभी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, सारे नहीं सही है, सिर्फ सी ही सही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सी इनमें से करेक्ट है। अ पेशेंट इन अ लुनेटिक असाइलम विच हु इज एट इंटरवल्स ऑफ साउंड माइंड मे कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दोज इंटरवल्स। असाइलम में है
मेंटल इशू है लेकिन बीच बीच में साउंड माइंड का हो जाता है, उन पीरियड्स में वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बिल्कुल सही है ये बात। अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ ही इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट। तो जो रैशनल जजमेंट फॉर्म कर सकता है उससे साउंड माइंड का पर्सन बोला जाता है, करेक्ट। गार्डियंस कैन कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर, ये भी मैंने आपको बताया भी, माइनर के बिहाफ पे गार्डियंस कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। तो ये हमारा होमवर्क ऑप्शन क्वेश्चन है लास्ट। अ पर्सन इज सेड टू बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ ही इज मेजर, ही इज ऑफ साउंड माइंड, ही इज मेजर एंड ऑफ साउंड माइंड, या फिर ही साइंस द कॉन्ट्रैक्ट थ्रू अ लॉयर। इनमें से कौन सी सिचुएशन में पर्सन को कॉम्पिटेंट माना जाएगा टू कॉन्ट्रैक्ट? इसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं hello@edutab.co.in पे, एंड यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।